कि अब मैं चाहूंगा बाकी लोगों से भी इस पे हम डिस्कशन करें, बाकी लोगों से भी इस पे फीडबैक लिया जाए, जिसमें कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे टीम के स्पीकर्स हैं। एक मिनट थोड़ा सा। रवि हटेकर जी, रवि हटेकर जी, जय श्री राम। सर हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये लव जिहाद का मुद्दा है, इसके क्या कारण है और क्या इसके सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम तो ये है, ये तो हमने हजम कर लिया, प्रॉब्लम है, डे टू डे हो रही है, चीजें हैं, सब कुछ है, इट इज वेल कंफर्म। बट व्हाट आर द कॉज, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू कंट्रोल, टू स्टॉप, टू रिड्यूस दिस बेसिकली नॉनसेंस प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, प्लीज। ओके ओके। जय श्री राम सभी जय श्री भाइयों राम। को। ये आज काफी जय श्री 23 राम। लोग हैं, सबको पता है लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या है एक्चुअली। पर आपको ना इसका थोड़ा सा रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये समस्या है कैसे, और उसी में उसका सॉल्यूशन है कैसे, मैं बताता हूँ। एक्चुअली इसका सीधा रिलेशन है जनसंख्या जिहाद से। और जनसंख्या जिहाद वो चीज है जिससे एक कम्युनिटी, जो जिसको हम माइनॉरिटी कहते हैं, उसको पूरे हिंदुस्तान पे अपना राज, जो कि वो क्लेम करते आए कि 800 साल से हम राज कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। तो इस बार टूल क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अब तलवार से तो फाइट नहीं होगी, तो है सिर्फ लोक संख्या से, जनसंख्या से। तो वो जनसंख्या जिहाद करा रहे हैं। तो जनसंख्या जिहाद में क्या होता है कि देखिए, आपको पॉपुलेशन बढ़ता कैसे वो समझना पड़ेगा। किसी भी चीज पॉपुलेशन बढ़ाने वाली औरत होती है, लेडी होती है। तो लेडी का, हर लेडी का जो उसको एक वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा, बर्थ रेट जो होता है, कि वो अपने पूरे लाइफ में कितने बच्चे पैदा करती है, ठीक है ना, उससे हर कम्युनिटी का होता है। तो अभी जो चल रहा है 3.7 लोअर कम्युनिटी है, जो अपने माइनॉरिटी का, वर्सेस 1.7 हमारा है, हिंदुओं का है, औरत का। अब इसको एक एक अब आपको आपका माइनॉरिटी को अगर बढ़ाना है तो 3.7 को 4.7 करेंगे, 5.7, 7 भी कर सकते हैं, वो उसका उनका है। दूसरा तरीका होता है जो आप, जिसको आपको कम कराना है, उनके इस पे टारगेट करो आप। तो होता क्या है, जब 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 भी माइनॉरिटी कम्युनिटी किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी की किसी भी औरत को, जब वो उसका धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं, और आने वाली उनकी जो संतानें होती है वो तो माइनॉरिटी कहलाएगी। तो अपने आप जो प्रजनन रेट होता है ना, वो आप 1.7 से बढ़ा दिया आपने एक झटके में। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, आपने कुछ नहीं किया, आपने एकदम सॉफ्ट टारगेट कर लिया कि आपने सीधा जो लेडी थी उसको अपने धर्म में ले लिया, और उससे जितने भी बच्चे होंगे अब आपके होंगे। तो ये है। अब ये क्या है ना, हम पढ़े लिखे लोगों को ये समझ में नहीं आता है चीज। वो उनको पूरा क्लियर समझ है, वो उनके पास पूरे कैलकुलेशन सब कुछ है। आप थोड़ा सा अगर डाटा भी देखोगे ना हर जगह का, हम कभी कभी बोलते हैं सिर्फ 38,000 तो यूपी में मामले हुए लव जिहाद के। अरे भाई, 38,000 मामले लव जिहाद के हुए, मतलब क्या है कि आपके 38 हिंदू युवकों को हिंदी युवतिया के साथ शादी नहीं कर पाएंगे, वो 38,000 में है, पहला पॉइंट। उसके बाद 38,000 इंटू जितने भी पांच पांच बच्चे, चार चार बच्चे होंगे, वो 2 लाख होंगे। वो 2 लाख के बाद में थे, वो तो विधर्मी हो गए ना। तो ये आपको ये समझना है कि ये सीधा सीधा एक जनसंख्या जिहाद का एक अंग है। अब वो लोग कैसे इसको करते हैं, उसमें पैसा आता है, उसमें ब्रेन वॉशिंग आती है, सब कुछ आता है। अच्छा, इसका सोल्यूशन जैसे हम कह रहे हैं ना, हमारे बच्चों को संस्कार देंगे, बेटियों को ये करेंगे वो नहीं। हम जब हमने हमारी शिक्षण पद्धति में, जैसे अपनी बेटी को आपने बोला है कि आप पढ़ो। पढ़ो का मतलब ये नहीं हो सकता फिर कि आप इससे बात मत करो, उससे बच के रहो, ये सब नहीं होता है। वो तो वो चीज हो गया ना कि आपने बटर निकाला है फ्रिज से, गर्मी में रख दिया है, अब वो बटर तो पिघलेगा ही। अब वो कैसे पिघले, आप उसको, बटर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पूरा सोसाइटी ही ऐसा है कि ये फ्री सोसाइटी बन जाता है, वो विचार भी फ्री हो जाते हैं। तो जहां तक संस्कार या व्याभिचार, वो आप जो कह रहे हो वो थोड़ा सा व्याभिचार होता है। वो तो हमारी सोसाइटी में भी नहीं होना चाहिए, अक्रॉस द सोसाइटी तो बहुत दूर की बात है। तो व्याभिचार एक अलग बात है, कहने से ये बात होने वाली नहीं है। मेरा जो प्रैक्टिकली ये कह रहा हूँ कि ये जो कानून बना हुआ है ना, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप अलाउ ही नहीं करने आपने, बस खत्म। न, अभी जो कानून है उसमें ऐसा चीज है कि आप अपनी पहचान नहीं छिपा सकते वगैरह वगैरह, ऐसे करके वो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो ट्रेंड सेटर बैठे हुए हैं बॉलीवुड में,
हजारों 50 कपल मिल जाएंगे जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं बिल्कुल ही, कि इससे कुछ नहीं होता है, ये तो अलाउड है, ये है वो है, सब कुछ है लोग। और जितने जी। स्पोर्ट्स में भी ऐसे आपको पर्सनैलिटीज मिल जाएगी, ये वो करते आ रहे हैं। तो लोगों के पास कोई अच्छे एग्जाम्पल तो है नहीं है जिसको हम कहेंगे कि भाई देखो ये ऐसा हुआ है। और जो हम दो चार सूटकेस की बातें करते हैं हम लोग, तो सूटकेस हम्म, वो क्या है ना, हमारे यहाँ प्रॉब्लम वही है। हमारे पड़ोसी से दो घर छोड़ के कुछ भी हादसा हो जाता है, हम यह हम्म, ये सोचते हैं कि हमारा नेक्स्ट पड़ोसी तो नहीं था नहीं। और जब नेक्स्ट पड़ोसी के साथ होता है तो बोलते हैं हमारे घर में तो नहीं हुआ है। तो ये वाली हम्म। जो मेंटेलिटी हिंदुओं में है वो करेक्ट, रहेगी। वो इसका एक रीजन करेक्ट। बहुत बड़ा है, वो आज का रीजन नहीं है। मैं शॉर्ट में यही बताता हूँ कि मेरा जो सोल्यूशन है वो तो ठीक है, आपने जितनी भी बातें बताई है, मतलब माता पिता को देखना, ये सब चीजें ठीक है। पर सबसे पहले आपको जो लॉ है ना उसको चेंज करवाना पड़ेगा। आप इसको अलाउ ही नहीं करना है अपने बस, क्योंकि उसका जो पर्पज है ना उसमें 99% एक ही पर्पज निकल आता है। वो एक आधा हम्म, हो सकता है लैला मजनू वाला केस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये हम्म, बार बार प्रूव हो रहा है। तो हमें लॉ में गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आप ये जो ये जो लॉ बना हुआ है ना आपका लॉ जिहाद का, उसमें फंसाना वाला फंसा के शादी करने वाला पार्ट छोड़ दो, आप सीधा अलाउ ही मत करो। ये हम्म। बाकी की करेक्ट। ये करने की जरूरत ही नहीं आपको, कि देख ढूंढने की जरूरत नहीं है। और पर्टिकुलर इस मामले में तो बिल्कुल ही अलाउ मत करो। जहाँ आप किसी और रिलीजन है तो ठीक है, उसमें थोड़ा सा चलता, मैंने देखे प्रैक्टिकली केसेस। हम्म। पर जहां तक ये जी। मेजर, ये माइनॉरिटी वर्सेस आवर हिंदू का लड़की का, डोंट अलाउ द मैरिज, दैट्स ऑल। थैंक यू, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू रवि जी। आपने बहुत अच्छे से विचार रखे कि हमें इस पहलू पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा जेपी गर्ग साहब से। जेपी गर्ग जी, आप भी एक इसी चीज को किस नजर से देखते हैं कि क्या मेन इसके कारक हैं और किस तरह से इस पे हम एक समाधान की दृष्टि से कुछ आप बोलना चाहें या थोड़ा सा इस पे थोड़ा प्रकाश डालें? जी गर्ग साहब। सभी भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम सर। जय श्री राम। सर, जैसे रवि हेडकर जी ने कहा था, मैं उनकी बात से काफी तरीके से सहमत हूँ कि ये एक जनसंख्या जिहाद का ही सर पार्ट है। क्योंकि अगर उन्होंने हमारी एक लड़की से सर शादी करी तो बहुत सारी पीढ़ियां सर हिंदुओं की खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जैसे उसमें हमने चेन रिएक्शन पढ़ा है ना सर केमिस्ट्री में, कि एक मिला फिर वो दो बढ़े, चार बने, फिर आठ बने। तो उसी जी। तरीके से सर हमारी तो ये जनसंख्या कम हो जा रही है, उधर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो एक तो इसका मेन रीजन वही है कि अपने जनसंख्या को बढ़ाना है, वही उनकी को घटाना है। दूसरा सर, क्यों हो रहा है ये, इसके लिए तो सर हिंदू समाज में जो, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब जो संस्कार वाली भी चीजें हैं, माँ बाप का भी अपना थोड़ा सा बच्चों से दूरियां हैं, या जो नया स्टाइल में आजकल चल रहा है कि भाई हम फैशनेबल हैं, लड़कियां अपने, मतलब हमारे ओन विचार हैं, या हम अपने इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो वो बहुत सारे फैक्टर हैं सर। एजुकेशन भी उसमें एक है भाई, हमारा जो नया एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हमें अपने धर्म के बारे में या अपने जो संस्कार है उनको सिखा ही नहीं रहे हैं। तो हम्म, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर। और दूसरा क्या है, एक लालच भी है सर। मैंने बहुत सारी लड़कियों को सर ऐसा देखा है जो पैसे के लालच में, अब पता नहीं इन विधर्मियों के पास सर कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, 2-2 लाख की मोटरसाइकिल पर घूमते हैं। अब लड़के को क्या चाहिए सर, मोटरसाइकिल 2 लाख की, खाना पीना, कुछ पैसे दे दिए, बियर पिला दी, दारू हम्म, पिला दी, होटलों में ले गए। ये बहुत मैं देखता हूँ सर समाज में। अभी हमारे सर एक नोन में ही है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा लड़की का, उसका अपने प्रीवियस हस्बैंड से तो तलाक हो गया, होने वाला है, मतलब 1-2 डेट में हो जाएगा। उसने किसी विधर्मी को पकड़ रखा है कि जी मैं इससे शादी करूंगा। उसकी बहन से मैंने कहा भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, तुम इस तरीके से क्यों करा रहे हो? तो कहते हम्म, भैया उसने ना हमें बहुत हेल्प करी है, और उन्होंने हमारे को, हमें रोटी भी नहीं थी खाने के लिए तो हमारे घर में आटा डालते थे वो, हमारे को बच्चों को फीस देते थे, ये सब देते थे, तो काफी हेल्पफुल है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें क्या है ना सर, एक पैसे का लालच भी बड़ा हुआ है इम्पोर्टेंट, और इनको शायद कहीं विदेश से भी फंडिंग हो रही है। जो लड़का सर कुछ भी नहीं कर रहा है, जिसके ना कोई एजुकेशन है ना कोई बिजनेस है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, फंडिंग होती है, ये कंफर्म है। और इनको फंड प्रॉपर दिया जाता है, प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर फंड दिया जाता है। इस चीज में क्यों कोई दो राय वाली बात? तो जैसे रवि जी ने कहा सर, सोल्यूशन वही है कि स्ट्रिक्ट कानून बने, माँ बाप की बिना परमिशन के वो शादी अलाउड ना हो। हम्म। तो यही कहना चाहूंगा सर मैं। बिल्कुल ठीक बात है कि हमें आंखें खोल के रखने की जरूरत है और जरूरत के हिसाब से बच्चों को
मजबूत करने की जरूरत भी है, मेंटल लेवल से भी, फिजिकल लेवल से भी, संस्कार के लेवल से भी। हमको तीनों चारों तरीके से बच्चों के प्रति हमें काफी फ्रेंडली रहने की जरूरत है। जब तक हम उस लेवल पे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, मतलब बच्चों के इमोशंस के कंट्रोल आपके दायरे तक होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब आपका एक उनके साथ में वो लेवल का अटैचमेंट, वो लेवल का इंटरेक्शन हो कि बच्चे आपकी बात को तवज्जो दें और बच्चे आपकी बात को, आपके अस्तित्व, आपके एथिक्स की वेटेज माने, मतलब उसका प्रभाव होना चाहिए। यदि प्रभाव खत्म है तो फिर तो हम बच्चों को चाहे डबल एमकॉम करा दें, डबल एलएलबी करा दें, ऑस्ट्रेलिया भेज दें, कनाडा भेज दें, क्या होने वाला है? एक पड़ोसी के नाते रह जाएंगे। माँ बाप यहाँ पे मर जाते हैं, वो वहां से किराए के भाड़े के वो 4 आदमी इकट्ठे करके अंतिम संस्कार के लिए भी किराए के बंदे आ जाते हैं आज के टाइम में ना। ये हो रहा है बेसिकली समाज में, और बड़े आराम से हो रहा है। जी ये भी संस्कार विहीनता और संस्कृति से जैसे जैसे बच्चे दूर जाते जा रहे हैं ना, तो ये और भी बहुत सारे मुद्दे हैं समाज के। अभी और मुद्दा चेंज हो जाएगा, हम थोड़ा सा इसी पर रहते हैं, लेकिन ये भी एक है ही संस्कार का ही है। लव जिहाद होना ही एक कारण नहीं है, बहुत सारे रीजन भी हैं समाज का जो चीजें बढ़ती जा रही है। उस पे हम ही को इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, और भी इस पे लोगों से हम सुझाव ले लेते हैं। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय सिमल्टी जी से। संजय सर अवेलेबल हैं? हाँ जी सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं, या क्या इस पे आप अपने विचार रखने चाहेंगे? सर मुझे थोड़ा सा 5 मिनट और दीजिएगा, मतलब 10 ठीक मिनट है, और दीजिएगा, किसी और के विचार ले लीजिए। 10 मिनट में ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर बात करता हूँ। 10-15 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट की बात। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देविंदर जी अवेलेबल नहीं है, आई थिंक स्वप्निल जी भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर अंजू मैम का आएगा। अंजू मैम जय श्री राम। जय श्री राम सर। सभी को, जितने सब लोग बैठे हैं सबको नमस्ते, जय श्री राम। टॉपिक सर आप मानेंगे कि जो बात कर रहे हैं अभी, आई जस्ट केम अक्रॉस सेम इंसिडेंट। अभी मैं ट्रैवल कर रही थी बाय ट्रेन और मेरे साथ मेरी बेटी है, 18 साल की है। तो सामने 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे, तो और ऊपर वाले जो बर्थ पे एक लड़का लड़की बैठे हुए थे। तो पुलिस वालों ने खुद ही रिवील किया, इंट्रोडक्शन हो गई बातचीत करते करते। जब मैंने बताया मैं जुवेनाइल होम में थी, तो ऊपर जो लड़का बैठा हुआ था, मतलब एक लेडी कांस्टेबल भी थी, वो लड़का मुस्लिम था 17 साल का, और वो जो लड़की थी शी वाज 16 ईयर ओल्ड हिंदू। तो कहानी उन्होंने ये जो बताई पुलिस वालों ने कि 1.5 महीने से घुमा रहे हैं ये दोनों। ये लड़का जिस सिटी में मैं हूँ वहां पर पुणे आया हुआ था और अपने ब्रदर के पास, और ये लड़की सामने रहती थी। अब जब हम बात कर रहे हैं सोसाइटी कम्युनिटी की, तो यहीं से एक एग्जाम्पल आता है। लड़की थोड़े लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थी। फादर किसी लेडी के साथ निकल गया और मदर ने फिर दूसरी शादी कर ली, तो स्टेप फादर घर में था, तो बच्ची का ध्यान पढ़ाई में था नहीं। और ये लड़का आया हुआ था, ऑफ कोर्स उसने थोड़े से इमोशंस दिखाए, उसको लगा इमोशनल कर सकता हूँ, वो लड़की को लेके भाग गया और लुधियाना लेके गया। लुधियाना में लड़के का फादर कुछ काम करता है। पुलिस को कहीं ना कहीं ट्रेसेस मिले, वो लुधियाना तक गए। वहां पे लड़के के फादर को सब पता था, पर वो भी इन्वॉल्व था। उसने बोला मुझे कुछ नहीं पता। तो फाइनली दिल्ली में जाकर किसी स्लम से दोनों को लिया, पकड़ा, बहुत प्यार से वापस ला रहे थे। तो मैंने सारे रास्ते जो ऑब्जर्व किया, ऑफ कोर्स मैंने जो देखा कि लड़के का एटीट्यूड और लड़के की जो निगाहें थी, क्योंकि मैं भी सर अपनी यंग बच्चे के साथ ट्रैवल करती थी, दैट वाज नॉट गुड। तो पुलिस वाले कह रहे थे मैम अभी तो इनको हम कुछ कर नहीं सकते, स्पेशली पहले ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिस्टम ऐसे सर, ना वो उनको हाथ लगा सकते थे ना मार सकते थे। और जो पुलिस वालों ने मुझे बताया कि 3 दिन से, लास्ट 3 दिन से इस लड़की ने कुछ नहीं खाया, इस लड़के ने उस लड़की को कुछ नहीं खिलाया। और सारे रास्ते मैंने बहुत कंट्रोल किया कि मैं बात कैसे करूं या कैसे समझाऊं, बट पुलिस वालों से ही मेरा इंटरेक्शन होता रहा। वो भी लाचार थे सर। मैंने भी उनको बोला सर इट्स अ पार्ट ऑफ लव जिहाद। कहते मैम हर जगह नहीं हो सकता लव जिहाद, क्योंकि अब आप पहले पहले उन्होंने बोला कि जो आपके जैसी फैमिली है वहां पर ये टेंशन नहीं होती, वहां पर ये नहीं होगा, क्योंकि संस्कार बहुत हैं। तो सर हमें ये भी देखना चाहिए कि एग्जैक्टली किस कम्युनिटी में किस लेवल पे ये सब हो रहा है। या तो ये बहुत हाई फाई फैमिलीज में हो रहा है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक, हम सब मानते हैं हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बच्चों के राइट्स हैं, ये जनरेशन जी जो चल रही है या जो भी चल रहा है, जो आजकल बच्चे बात करते हैं। बट अगेन व्हेन इट कम्स टू संस्कार, मुझे लगता है कि बचपन से जैसे दूसरे दूसरे वो समाज में सिखा दिया जाता है, डरा दिया जाता है कि नहीं दोस्ती करनी, तो सेम चीज कहीं ना कहीं हमें भी इनबिल्ट बचपन से ही करनी पड़ेगी।
वी विल हैव टू टेल देम फ्रॉम द चाइल्डहुड कि सी दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, अगर ये करोगे तो इसका अंजाम ये होगा। जैसे मैं हर पेरेंट को एडवाइस करती हूँ कि जुवेनाइल होम या बेगर्स होम अपने बच्चों को जरूर लेके जाइए, अनाथालय जरूर लेके जाइए, क्योंकि बच्चा कभी जिंदगी में ये नहीं बोलेगा मैं घर से भाग जाता हूँ, क्योंकि जब वो दुर्दशा देखते हैं ना तो बच्चों को समझ आता है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेट अवे एग्जाम्पल देना चाहिए, स्ट्रेट अवे बच्चों को बताना चाहिए सी दीज आर द डिसएडवांटेजेस। मेरी बेटी भी बड़ी है, मेरी बेटी ने भी मुझसे बातचीत करना शुरू किया, उसकी किसी फ्रेंड, अच्छी फ्रेंड है, मुस्लिम है, कल वो उसको ईद पे बुला रही है। मैंने उसको कैसे मनाया कि नहीं जाना बेटा, व्हाई इट इज द रीजन दैट यू डोंट हैव टू गो। ऑफ कोर्स थोड़े से डिफरेंसेस हुए, बट फाइनली शी रियलाइज कि जब उसने, मैंने केरला मूवी का एग्जांपल दिया कि कुछ भी डाइट में ऐसा हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, और भी बच्चे जा रहे हैं, तो मैंने उसको मना किया। सर, बातचीत करने से मैं मना नहीं कर सकती, वो भी सर ने सही कहा, रवि सर ने, क्योंकि बच्चों को हम बातचीत से नहीं कर सकते, प्यार से मनाना है ना सर, तो हमें अपने बच्चों के शू में फिट होना पड़ेगा। मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी पड़ेगी। और रही लॉ की बात, तो मैं रवि सर की बात से 100% सहमत हूँ, पर ये किस हद तक प्रैक्टिकल होगा, किस हद तक लोग, क्योंकि हमारे ही समाज में बहुत सारे लोग हैं जो पहले एंटी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जी फॉर देम इट्स विनिंग अबाउट द केस, इट्स नॉट अबाउट कि सोशल मुद्दा है हमें उस पर लड़ना है। बहुत सारे लोग अपने नाम बनाने के लिए इसके एंटी सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। तो शुरुआत घर से करनी चाहिए, मुझे लगता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने चाहिए, बिकॉज ऑल थ्रू आउट मैंने रियलाइज किया कि मेरे बच्चे को जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन मिल गया। वो मेरे सामने डायरेक्ट एग्जाम्पल था कि ये सब कुछ हो रहा था, और सही में सच्ची बताऊं सर, उस लड़के की आंखों में कोई शर्म नहीं। शायद द वे वो जिस तरीके से उस बच्चे को, लड़के को पाला गया ना, कोई लिहाज नहीं। इनफैक्ट जितनी लेडीज वहां बैठी हुई थी वो सबको घूरा था, उसको कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं। तो अब आप सोचिए कि एग्जैक्टली कौन से इकोनॉमिक बैकग्राउंड में ये हो रहा है, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें कैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो एंटी जब हो जाते हैं, इट इज काइंड ऑफ अ हिप्नोटिज्म। बच्चे सुइसाइड मिशन पे निकल जाते हैं जब वो ये सब करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो लस्ट है, वो जो एज है, वो जो टीन एज है, उसमें बहुत कुछ नजर नहीं आता, पैसा नजर आता है। ऑफ कोर्स पीक पर होता है बच्चों का टीन एज में सब कुछ, तो उनको वो टेम्परेरी सुख के लिए वो परमानेंट सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी सर, बहुत हद तक हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। थैंक यू इसका सो एक मच बहुत सर। बड़ा रीजन ये भी है, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा और आई थिंक आपका कंप्लीट हो भी गया है, कि बहुत बड़ा रीजन है, हालांकि देन वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम विद अदर सेशंस आल्सो, कि सबसे बड़ा जो और भी एक इसमें रीजन निकल के आता है, हम ना 2-3 फैक्टर से बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, कैरियर को लेके, एजुकेशन को लेके, चीजों को लेके, और मैरिज लाइफ और उनकी मैरिज एज के बारे में हमारे को कोई ध्यान नहीं देता। दिस इज द मेन वन ऑफ द मेजर रीजन के लेट मैरिज होना, और मतलब कि शादी से पहले ही सारी की सारी संपन्नता आ जाना, कि हम शादी तब करेंगे जब 1 लाख रुपए की इनकम होगी या 50,000 रुपए की इनकम होगी। उस टाइम तक सेट होते होते 30-35 तक की एज आ जाती है बच्चों की। मतलब 25 प्लस होना तो खैर बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन 30 प्लस भी लड़कियां हो जाती हैं, 35 प्लस तक भी चले जाते हैं कुछ तो। क्या बोलेंगे इस चीज को? ये भी बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। जो साइंस बोलती है, जो बॉडी का सिस्टम है, क्या वो हमारे अपने सपनों के हिसाब से चलेगा? वो हमारे टारगेट्स के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से चलेगा? जो चीज जिस समय पे होनी है वो उसी समय के हिसाब से होने के लिए बनाई है। हमारे सपने, हमारी लाइफ का स्ट्रगल, तो जो लोग 50 साल 60 साल की एज लेके बैठे हुए हैं, क्या उनके सपने पूरे हो गए? क्या उनकी इच्छा के हिसाब से सैलरी पा रहे हैं वो? क्या उनकी इच्छा के हिसाब से वो कामयाब हो गए? सारी की सारी कामयाबी हम बच्चों से ही एक्सपेक्ट करते हैं, कि बच्चे जब पूरी तरह से सेटल हो जाएं तब वो शादी करें, पूरी तरह से समझदार हो जाएं तब वो शादी करें। नहीं, शादी भी एक उसी तरह का पार्ट है, कि वो एक समय की रिक्वायरमेंट है, एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एक संस्कृति और कल्चर की रिक्वायरमेंट है। पहले हमारे कल्चर में जल्दी मैरिज होती थी, उसका भी रीजन यही था कहीं ना कहीं, लेकिन हमने ज्यादा पढ़े लिखे होने के और संस्कारों से जैसे जैसे हम ना मुकाम पे मजबूत होते चले गए, कुछ चीजों में वीक पड़ गए। और ये भी हमारे समाज का बहुत बड़ा गैप है। लेट मैरिज होना इसकी वजह से लव जिहाद का मेन कारक है, ये दिस इज वन ऑफ द मेजर कारक। बाकी और लोगों से थोड़ा सा कवर लेते हैं इस पे। नेक्स्ट ब्रजेश तोमर जी, जय श्री राम। जय श्री राम।
ब्रिजेश जी इसी चीज पे एक तो कवर दें कि एक तो क्या मेन रीजन है और किस तरह से हम इस चीज के मतलब समाधान या इसके उपाय के बारे में हम सोच सकते हैं जी। सबसे पहले तो गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आपको भी सर। क्या है जी ब्रिजेश जी। ये जो है जिसे हम लव जिहाद कह रहे हैं, मेरे हिसाब से लव जिहाद के बजाय अगर हम व्यभिचार को कंट्रोल कर पाए और शादियों की जो लेट व्यवस्था हो रही है इसको अगर कंट्रोल कर पाए, तीन चीजें मेरी नजर में आती हैं। पहला, हमें अपना वातावरण खुद का चेंज करना है जी। आप देख रहे होंगे कि प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, प्री वेड शूट्स वगैरह 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 जो आजकल के तामझाम चल रहे हैं, ये मेरे समाज में व्यभिचार को पैदा कर रहे हैं। यस। दूसरा, जनरेशन में व्यभिचार ना बढ़े इसके लिए कपल्स को भी अपने आप में संयमित रहने की आवश्यकता होती है। एक मिनट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो व्यभिचार वर्ड है ना, व्यभिचार जो शब्द है, मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर देता हूँ। हो सकता है कुछ लोग इस शब्द को समझ, जो इधर हिंदी वाले उससे हैं, नॉर्थ वाली साइड से हैं, उसको समझ पा रहे होंगे। व्यभिचार का मतलब होता है कैरेक्टर लेस होना, चरित्रहीन होना, उसको व्यभिचार बोलते हैं जी। वही कहना चाहता हूं, वही प्रॉब्लम जो देखने को लगी। तो दो चीजें ये हैं और तीसरी चीज है हमारी पीढ़ी को अपने स्वयं के संस्कारों से दूर होना। जब हम खुद ही संस्कार विहीन हैं तो अपेक्षा बच्चों से संस्कार की कैसे कर सकते हैं? करेक्ट करेक्ट। यदि सुधारना है तो सबसे पहले खुद को और अपने पारिवारिक कल्चर को सुधारें, उसके बाद दुनिया को सुधारने की अगर बात करें तो कहीं तक हजम हो सकती है जी। मुझे हजम नहीं होती कि मैं अपने आप को तो सुधार नहीं पा रहा हूं और समाज को सुधारने के लिए झंडा उठाया हुआ है जी। मैं इस चीज से ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं जी। तो मैं सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में 60 to 70% लोग अपने आप में संयमित नहीं है। करेक्ट। जब खुद संयमित नहीं है तो बच्चों को संयमित रखने की व्यवस्था आप कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल कैसे है? तो ये दो तीन रीजन है मेरी नजर में कि खुद का अनुशासन, अपने संस्कारों से अपने संस्कारों को पीछे छोड़ देना, आज की जो तड़क भड़क में संस्कार रह गए पीछे, और तीसरा है शादी की व्यवस्था जो आपने बताई कि जब साइंस और प्रकृति ने बच्ची को 14 वर्ष की उम्र में रेडी किया है शादी योग्य, तो 18-20 साल की उम्र में शादी हो ही जानी चाहिए। क्यों हम 32 साल तक वेट करते हैं भाई? उसका रीजन क्या है भाई? क्या शादी होगी तभी खाना मिलेगा? बगैर जो लोग नौकरी नहीं करते वो खाना नहीं खाते क्या? ये विचारधारा जो विधर्मियों ने अपना के रखी हुई है, वो यही विचारधारा हमें भी अपने अंदर लानी पड़ेगी। उनके यहाँ तो कोई 32 साल की लड़की नहीं मिलती जिसका विवाह नहीं होता। सिर्फ हिंदुओं ने ही ठेका ले रखा है कि बच्चा हमारा 35 साल का 1 लाख कमाएगा तब शादी करेंगे, या लड़की हमारी कमाने लगेगी तब शादी करेंगे। क्यों भाई? ये दो तीन रीजन जो मेरी नजर में आते हैं, और इतना ही बोलूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। उनके यहाँ पे जैसे आपने बात बोली, उनके यहाँ पे 35 साल में तो दूसरी पीढ़ी स्टार्ट हो जाती है, जहां हमारी पहली पीढ़ी नहीं स्टार्ट होती ढंग से। समझ रहे हैं आप बात को? कितना बड़ा मेजर गैप है। उनकी शादियां अर्ली मैरिज प्रॉपर होती हैं, टाइम से होती हैं और टाइम से पहले होती हैं। हमारी शादियों का एक तो पहली बात, हमारे पास बच्चे कम, उसमें भी ऑप्शन कम, और बाकी बच्चे कुछ ऑप्शन वैसे हाथ से निकल जाते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन को लेके, हमारी इच्छाओं को लेके, हमारी चीजों को लेके, हमारे आडंबर को लेके, हमारी इतनी सारी फॉर्मेलिटीज को लेके, हमारे इतने सारे अपने प्रेस्टेज और झूठी प्रशंसा को लेके, लास्ट में अपने हाथ में कुछ नहीं बचता, ना बच्चे बचते, ना प्रशंसा बचती, ना आडंबर बचता। ये हमारे हाथ से चीजें फिर निकल जाती हैं। हम बेसिकली ना बहुत सारे इतनी सारे चीजों को कैरी करके चलते हैं। ये हमारे समाज में सबसे बड़ी चीजें हैं कि हम इतने सारा आडंबर लेके चलना चाहते हैं, इस प्रेस्टीज से रहना चाहते हैं। 2-2 गाड़ियां चाहिए, 2-2 बंगले चाहिए, औलाद चाहे एक भी ना पास में हो, लेकिन सेटअप पूरा चाहिए। 2-4-6 सिटियों में हमारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मतलब आशाएं इतनी पाल लेंगे, चाहे रहने के लिए उसमें कोई ना हो, बच्चे चाहे बाहर चले जाए, बाद में माँ बाप अंतिम संस्कार में भी ना आ पाए, और हो भी रहा है ऐसा बेसिकली।
क्या रहने वाला है उस चीज के लिए? अपने आप को हम इतना एंगेज कर लेंगे, शादी भी वहां से करेंगे जहां से हमारी इच्छाएं पूरी हों, जहां से हमें 50 लाख की नहीं, हमारी 1 करोड़ की शादी हो हमारे बच्चे की। इतना प्रेशर हम अपने आप पे लेके चलेंगे, इतना प्रेशर हम सामने वाले पे भी डाल देंगे कि भाई इनकी हैसियत बहुत ज्यादा है, इनकी शादी में तो 2 करोड़ लगाने पड़ेंगे, कमाते रहिए पूरी जिंदगी। क्यों? उनके यहाँ पे तो नहीं है, वो तो आपसे भी ज्यादा बच्चे पाल रहे हैं, और रोटियां तो वो आपके बच्चों से ज्यादा खाते हैं, लेकिन आडंबर हमारे पास ज्यादा है। खाना वो तुमसे ज्यादा खाते हैं, बच्चे तुमसे ज्यादा पैदा करते हैं, सब कुछ उनके यहाँ पे ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन आपके यहाँ पे कुछ भी चीज ज्यादा नहीं हो रही है। अपनी पतन का कारण हिंदू खुद ही बन रहा है, और उसका एक फैक्टर लव जिहाद नहीं है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, सो मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण हैं। ये सब धीरे धीरे जितने भी फैक्टर्स हैं इनको समेटना स्टार्ट करिए, इन पे काम करना स्टार्ट करिए, अटैक करना स्टार्ट करिए इन फैक्टर्स पे। ना एक दूसरे को बुराई देने से, ना एक दूसरे को चीजों को देखने से, इन पे काम करने से काम चलेगा। जी, मैं नेक्स्ट संजय सिमल जी से और एक बार कवर ले लेता हूँ। संजय सिमल जी, जय श्री राम सर, वीडियो ऑन कर लें प्लीज। जी जय श्री राम सर, बस थोड़ा कम ही Yes, sir. आएगी क्योंकि गाड़ी में जी हूं, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। जी सर जी। अच्छा सर जी, मैंने रवि जी की बात भी सुनी, अंजू मैम की बात भी सुनी, जो उनकी बात भी सुनी, गर्ग साहब की। जो रवि साहब की बात पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो उन्होंने बोला कि जिहाद के जितने केस रजिस्टर्ड हुए यूपी में, वो सर वो घटना है जो रजिस्टर्ड हुई है, क्योंकि काफी सारे केसेस जितने रजिस्टर्ड होते हैं उससे ज्यादा तो इस तरह के होते हैं कि हम लोगों के जैसे सनातन धर्म में के मामले में कैसा है कि बाई चांस कोई बच्चा अगर धर्म से बाहर जाके ऐसा कोई शादी कर लेता है, तो काफी सारे केसेस में तो ये बोल दिया जाता है ठीक है तू हमारे नहीं, हम तेरे लिए नहीं, वो जो फिल्मी डायलॉग है ना, वो हाँ जी, करके हाँ हम उसको मुक्ति पा लेते हैं सोच के कि नहीं यार अब बच्चा हमारे हाथ से गया, हमने मतलब नहीं है, हाँ, अब तू सब्र कर अपना देख, लिया। हम अपना देखेंगे। यस। ठीक है सर, अब वो आपने तो अपनी छुट्टी कर ली, लेकिन उस केस को रजिस्टर ना करके, वो ना करके कि मामला ऐसा हो गया जो अनरजिस्टर्ड मामले में चला गया। ऐसे बहुत सारे हैं। तो जो जो रवि जी की जो कैलकुलेशन बता रहे थे उसमें समझो कि उतनी ये प्लस और हो जाए तो आप समझ सकते हैं 2 लाख नहीं 4 लाख तक मामला जाता है पूरे में। करेक्ट। दूसरा जो अंजू मैम ने बोला, मैं उससे थोड़ा सा इत्तेफाक रखते हुए ना इत्तेफाक रखूंगा। देखो उर्दू के वर्ड हमारे पास में आ ही जाते हैं, हमारे साथ में ऐसा हो गया है ना कि हम अपने हिंदी के वर्ड ढूंढ गए हैं। मतलब दोनों चीजों में मैं समर्थन में भी हूँ, थोड़ा सा ना समर्थन में भी हूँ कि कुछ मामलों तक ये मामला कह सकते हैं 70% का मामला इकोनॉमिक लेवल में जाता है, लेकिन 30% में ये इकोनॉमिक लेवल से भी ऊपर चला जाता है। क्योंकि जैसे हमने केरला स्टोरी की बात करी कि केरला स्टोरी में कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा लोअर मीडियम लेवल के लोग थे। इवन दो मैं अपनी डॉटर का एग्जांपल देता हूँ, मैंने योगी जी से साथ शेयर भी किया था। लास्ट टू लास्ट मंथ की बात है, मैंने अपनी डॉटर को इस प्रोग्राम में उसको बोला कि भाई तू साइलेंट लेके सुनना क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जैसा कि सबको पता है हमारे कोर टीम वालों को, तो मेरी डॉटर आईसर इंस्टीट्यूट में सेकंड ईयर में, अब थर्ड ईयर में चली गई वो तिरुपति में। तो वो एक अच्छे गवर्नमेंट के अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है वो। तो उसको मुझे मुझे उसको जवाब देना पड़ा बाद में। कहते नहीं नहीं आप तो बड़ी ऑर्थोडॉक्स जैसी बात कर रहे हो, आप लोगों जो विचार रख रहे हो उसमें तो हमारा सब कुछ सर्वधर्म संभाव है, ये संभाव है, गंगा जमनी है, ये वो ऑल दैट उसने कहा। हमारे भी बंदे जितने हैं जो नॉन सनातनी है वो तो बढ़िया से पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है जितना वो चीजों में है। तो मैंने उसको बताया, फिर मैंने उसको कन्विंस किया चीजों में, लेकिन देखो बेटा ऐसा है कि हम लोग जितने जुड़े हैं ना इस ग्रुप से, वो ग्रुप में ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉलिटिकल लीडर से या पॉलिटिकल एजेंडा से लेके ये कनेक्टेड है। ये हम वर्किंग ऑफिशियली हैं जो अपने सनातन संस्कृति से को कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैंने उसे बताया भी, मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ बहस करनी पड़ रही है तो ये भी समझो मैं इसको अपनी एक हार की तरह मानता हूँ कि मुझे ये समझाना पड़ रहा है। करेक्ट। बेसिकली ये तो स्ट्रांग होना चाहिए था चीजों में तो कहीं ना कहीं चूक गए अपन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो और लोग जो अभी जिनके बच्चे धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, उनको ये है कि उन बच्चों को अपने धर्म, अपने सनातन संस्कृति के साथ कनेक्ट करके रखिए। मुझे पता है, मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था तो मुझे एक स्कूल में डाला गया था। उस स्कूल में 6 महीने बाद ही मेरे पिताजी ने मुझे उस स्कूल डाल के दूसरे स्कूल में डाला।
तो मेरी समझ में नहीं आया मेरा स्कूल क्यों चेंज किया गया। पर मैं आरएसएस के स्कूल में पढ़ा, सरस्वती विद्या मंदिर में। तो मतलब आरएसएस का नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आरएसएस से ड्रिवन स्कूल है। तो मैं 6, 7, 8 वहां पढ़ा, षष्टम सप्तम अष्टम बोलते थे उसमें, आचार्य जी दीदी जी संबोधन होता था हमारा। तो वो जो चीजें हमने, हमारे पूर्वज किताब थी हमारे पास एक अलग से अदर देन चैप्टर के, जिसमें हम एकलव्य की बात करते थे, ध्रुव की बात करते थे, सब कुछ प्रहलाद की बात करते थे, उनके बारे में जानते थे, नचिकेता कौन है उनके बारे में हमें बताया जाता था, हमें विवेकानंद के बारे में बताया जाता था कैसे कैसे क्या चीजें। वो लोग जो जो हमारे, जो हम लोगों को संस्कार मिले, तो हम लोगों का फेलियर ये था, हम लोगों ने उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, इवन तो उसको एज इट इज में भी नहीं करके गए। तो वो तो स्ट्रांग है ही साथ में जरूरी, लेकिन उसमें कैसा है कि अगर आप ये मत सोचिए कि आप, हम लोग अगर इकोनॉमिक रूप से अच्छे हैं, संपन्न हैं, हमारे बच्चे को कोई बरगला नहीं सकता कि जैसे गर्ग साहब कहते हैं कि 2 लाख की बाइक का देखे, नहीं यार कोई बात नहीं, 2 लाख की बाइक है, मैं अपने पापा को बोलूंगी या बोलूंगा तो वो तो 3 लाख की बाइक दे देंगे मुझे। तो ऐसा नहीं कि हम सेफ हैं। तो वो जो मामला है वो उससे ऊपर तक मामला ले जाता है। मैं अभी कल एक पढ़ रहा था, इस लेवल तक मतलब माइंड वॉश होता है। मुझे कल सरप्राइजली मैंने पहली बार वो वीडियो देखा जिसमें दलबीर सिंह नाम का एक बंदा था, जिसने कि वो बाबरी मस्जिद के टाइम में जो पहले 4-5 लोग थे उनमें से वो एक था। वो सर आज की डेट में आमिर खान बन चुका है, उसका आमिर खान या अजीत खान नाम कुछ उसका है। और वो बकायदा कहता है आप लोगों की जबान में जिसको गैती कहते हैं उससे मैंने क्या मतलब, आप लोगों की जबान, वो मतलब उसको, अब उसने इस वर्ड को भी ऐसे यूज करना शुरू किया है चीजों को। तो कहने का मतलब ये 70% तक इकोनॉमिक मामले से हो सकता है क्योंकि वहां आसान होता है, बट 30% में हम जो सो कॉल्ड जो सर्वधर्म संभव इस तरह की बातें करते हैं ना, उसमें भी हमारे अपने बच्चों को कहीं ना कहीं रोकने टोकने की करने की जरूरत है। अंजू मैम ने जैसा बताया कि वो उनकी डॉटर ने बोला कि मुझे ईद के लिए करना जाना है, तो मुझे अभी मेरी डॉटर से बात होती, पापा आपकी मंडे की छुट्टी है। मैंने कहा किस चीज की छुट्टी है बेटा? कि ईद है। तो मैंने उसको ना ईद की छुट्टी नहीं है। उन्होंने कहा क्यों नहीं है? तो मैंने उसको ये बताया उसको कि भाई 8 या 10 दिन की छुट्टी होती है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती, ये तो फिक्स होते हैं। उसके अलावा और 3-4 छुट्टियां रीजन वाइज दी जाती है चीजों में, है ना। तो ये बताया, कहते नहीं मैंने तो आज मैं अपने इंस्टीट्यूट में बोलना चाह रही थी सैटरडे को कि जो ईद के लिए अगर इंसिस्ट करता है तो उसको ईद की छुट्टी दी जा सकती है, मंडे की ऐसी बात हो रही थी। तो मैं उनको बोलूं कि ईद की छुट्टी है तो मैं ईद की छुट्टी, मैं भी ईद मनाती हूँ। कि मैंने उसे बेटा बताया, मैंने कहा ये तरह के जो छोटे छोटे जो लालच है ना, ये लालच जो है ये सही नहीं है। क्यों ईद की छुट्टी चाहिए अपने को? हाँ तुम केरला में कहीं पढ़ रहे हो या किसी पश्चिम बंगाल में पढ़ रहे हो जहां तुम्हारा पता चला कि तुमको दिवाली की छुट्टी नहीं मिल रही है, एक ही दिन मिल रही है आपको, नहीं नहीं मुझे 2 दिन दिवाली मंगानी है, आप फाइट करो तो अच्छी बात है, अपने को अच्छा लगेगा। बट ये इसके लिए कर रहे हो जिसके लिए हम सब परेशान है ना, उसके लिए तुम इस चीजों में करो तो वो भी एक उनको करने की जरूरत है। और एक बात जैसे अंजू मैम से मैंने समझी भी थी, और वैसे जो मेरे मेन एजेंडा मेरा अब तक ये भी रहता है, हमेशा बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा समय औरों को भी देना है और समय। हाँ बस इतना ही मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि जो बच्चों के साथ जो कनेक्टिविटी है ना, वो बच्चों की कनेक्टिविटी का, आप एक बच्चे को भी कनेक्ट करके रखेंगे ना, तो उसके साथ कम से कम वो 4-5 बंदों को कनेक्ट करके आपका मल्टीप्लिकेशन होना शुरू होगा। करेक्ट। ये है जी, ठीक है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट एक मनोज कुमार जी हैं। मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। जय श्री राम। मनोज जी अनम्यूट करें, एक माइक का बटन होगा नीचे। अभी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें पहले ना अपने आप को। ऑडियो का ना एक आइकॉन होगा माइक का, उसको आप अनम्यूट करें। जय जी, श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम जी। सभी भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ सभी लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। जी अब अभी जब भी मैंने हैंड शेक किया था उस टाइम पे थोड़ा सा कुछ बात हुआ था, बस अभी इतना माइंड से शिफ्ट किया है क्योंकि सर का बात थोड़ा लंबा चल पड़ा, तो जी मैं अभी उस चीज को बोल नहीं पा रहा हूँ कि सर वो किस टॉपिक पे मैंने वो हैंड शेक किया था उस टाइम पे। जी जी बट अभी जो भी बातें हो रही सर बहुत अच्छी हो रही हैं। सर जी का जो जी। अभी मैंने बात सुना वो अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, बहुत अच्छा था वो। जी बट सर मैं भी अभी फिलहाल सिकंदराबाद में हूँ।
ओके ओके हाल फिलहाल सिकंदराबाद में जो यहाँ जी पर मैं देख रहा हूँ सर, समथिंग 1 मंथ हो गया मुझे यहाँ पर रहते हुए। ओके लास्ट टाइम हम आपसे मिले थे चंडीगढ़ में। ओके ओके हाँ, तो अभी यहाँ पर मैं आया हूँ तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर हिंदू का नाम से होटल है, होटल्स हिंदू के नाम से है, बट वहां पर प्रोवाइड बीफ हो रहा है। रामा कृष्णा होटल का नाम है, रामा कृष्णा, बट अंदर क्या हो रहा है वहां पर बीफ, मतलब आप समझ सकते हो उस चीज को। वो चीज यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये चीजें बहुत ही गलत है। जिस चीजों का हम लोग विरोध करते आ रहे हैं वही चीज यहाँ पर हिंदू के नाम से चल रहा है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी मतलब नहीं लगी। तो मैं 2-4 वीडियो शेयर करना चाहा, लेकिन अभी वो ग्रुप पे अपना हम लोग शेयर नहीं कर सकते, ऐसा वो है। तो मैं सोच रहा था कि अगर वो चीजें अगर हमें शेयर करने की अनुमति मिले ग्रुप पर तो बेटर होगा सर। जी चलो इस पे अलग से डिस्कस करेंगे जो आपका कुछ पॉइंट होगा, ठीक है। जी सर। बाकी जी जय श्री राम। बाकी जय श्री राम सर। जय श्री राम। अंजू मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? अंजू मैम। सर अभी जो मनोज सर ने कहा, अगर आप अहमदाबाद से लेके राजस्थान बेल्ट में अगर आप ट्रैवल करेंगे, सेम चीज सही बोला सर ने कि नेम हिंदू होटल का होगा और वहाँ पे सारे अंदर जितने भी हैं देर ऑल मुस्लिम्स, और उन्होंने स्पेशल जगह बनाई हुई है। और अभी हमारी एक ट्रेनिंग होती है तो आप मानेंगे एक जगह उन्होंने स्पेशली वो मक्का की फोटो लगा रखी है, उस पे ऊपर वो फोल्ड रख रखा है कि हर कमरे में एक प्रोविजन है कि पूजा करनी, मतलब आप वहां पे बैठ के पढ़ सकते हैं नमाज। तो दे आर वेरी पर्टिकुलर। तो सबसे बड़ी बात है टक्कर है कि पर्टिकुलर होने की, हम कितना ओन करते हैं अपनी चीज को, हम कितनी ऑनेस्टली अपने रिलीजन में बिलीव करते हैं जितना वो कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हम दुश्मनी पालें, बट ये कि हम कितने कट्टर हैं या हम उसमें कितना बिलीव करें, क्योंकि वो तो सर हमें डिसीव कर रहे हैं। अब हम इस चक्कर में आ जाते हैं कि अच्छा हिंदू होटल है तो चलिए अंदर चले जाते हैं, खाना खा लेते हैं, बट जैसे थूक जिहाद भी है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पर कहीं ना कहीं आप हेल्प नहीं कर सकते सर। वो पूरी बेल्ट ही ऐसे भरी हुई है, क्योंकि मेरा राजस्थान बहुत ट्रैवलिंग होता है। तो सर ने बिल्कुल ठीक कहा, इट्स अ फैक्ट। वो तो खैर सिकंदराबाद में है, मेन हब है वो वहां पर, तो पर अभी सब जगह ये सब शुरू हो गया है, तो ये भी एक बहुत गौर करने वाली बात है ये सर। चीजें काफी जगह सुनने से मिलती हैं और ये इन चीजों पे गवर्नमेंट को भी, हम लोगों को भी, सबको इन चीजों पे मतलब अपने स्तर पे इनको अपोज करने की भी जरूरत है, क्योंकि तभी लोगों की हिम्मत बढ़ती चली जाती है। और बहुत सारे चीजों में नहीं, खाली होटल बिजनेस में नहीं, बहुत सारी जगह पे आप छोटी छोटी ठेलियों पे चले जाइए, वहां भी नाम बदल के आपको मिलेंगे। आप बाकी जगह पे, बाकी दुकानों पे चले जाइए, वहां पे भी आपको उस नाम से मिलेंगे। मतलब उनका एजेंडा ही उस तरह से अपनी पहचान छुपा के बिजनेस करना, अपनी पहचान छुपा के लफ्जियात भी तो करते हैं, वहां पे भी तो कलावा बांध के आते हैं। तो ये सब चीजें अलग अलग स्तर से, सब जगह से, सब स्तर पे, सब कैटेगरी में सोचने की जरूरत है। और समय भी हो चुका है और आज का सेशन सभी लोगों ने काफी ड्यूरेशन और काफी मतलब एक अच्छे लंबी अवधि के हिसाब से सभी ने सुना। सभी का धन्यवाद। सभी ने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला मतलब, और सभी ने सेशन को पार्टिसिपेट किया। इसका जो रिकॉर्डिंग रहेगा वो यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, जिसकी जिसकी स्पीच है वो भी आ जाएंगी उसमें। तो यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको आप विजिट करें। और बाकी भी जो सेशन की वीडियोस वगैरह हैं, प्रोग्राम की वीडियोस वगैरह हैं, उस पर जा चुकी हैं। और संस्था को बेसिकली हम चाहते हैं कि ये और उस लेवल पे, स्तर पे ग्रो करें और अपने साथ में अपना नेटवर्क भी लेके आए बेसिकली। और यदि आप इसके परमानेंट पार्टिसिपेंट बनते हैं तो आपको फिर अपने एरिया में इसको, अपने लेवल पे आप इसके लीडर बने और अपने एरिया में इसका प्रचार करें और हमारी संस्था के साथ आप खड़े हों और चीजों को उस लेवल से फिर रखना भी स्टार्ट करें। जब तक हम किसी ना किसी संगठनों से नहीं जुड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। संगठन ये जरूरी नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि हमारा ही संगठन सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा अग्रसर काम कर रहा है या करेगा, लेकिन जुड़िए, जिससे भी जुड़ना है जुड़िए। बिना जुड़े काम नहीं चलने वाला। जब तक हम व्यक्तिगत रूप से किसी संगठन से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम मजबूत नहीं बन सकते समाज में। नहीं तो लास्ट में आके अकेले रह जाने वाले हैं और हमारे साम्राज्य को, हमारे परिवार को कोई भी किसी भी लेवल पे ध्वस्त करके चला जाएगा। जी।
रविंद्र तोमर जी कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं। रविंद्र जी। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम सर। और मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आज की जो सेशन है काफी दिनों बाद हुआ, लेकिन स्ट्रेंथ आज ठीक ठाक है और मैटर भी बहुत अच्छा था और मेरे मतलब का था। लेकिन माफी चाहता हूं कि सेहत को लेके मैं थोड़ा सा नहीं जुड़ पाया, क्योंकि किसी भी मैटर को बात करने के लिए थोड़ी सी सेहत ठीक होनी चाहिए, माइंड सेटअप होना चाहिए। लेकिन मैं जितनी हमारी कोर टीम है, चलो उनको तो धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से रखा है। लेकिन जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जब भी सेशन हो आइए और आप जुड़िए। देखो ये जो आप देखते हैं, यूट्यूब भी बहुत देखते होंगे इस मामले में कि जो हिंदू संगठन के बहुत अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस पे। लेकिन मैक्सिमम आप देखोगे कि हम लोग जो है सनातनी लोग, वो केवल यूट्यूब पे ही बस धाराशायी हो जाते हैं। वहीं पे हम अपनी भड़ास निकाल लेते हैं या व्हाट्सएप पे अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, तो हम फेसबुक या यूट्यूबिया और व्हाट्सएपिया बन के रह गए हैं। तो हमें धरातल पे काम करना पड़ेगा, अपने साथ लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और मैं योगेश सोलंकी जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जरूरी नहीं आप किसी संगठन के साथ जुड़े, आप किसी भी संगठन के साथ जुड़े, लेकिन सनातन के लिए काम करें और सनातन के लिए आपका दायित्व भी बनता है। देखिए मैं 2 मिनट लूंगा, बड़े संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। इस तरह पे जब भी कोई जीवन लेता है तो उसका कोई ना कोई महत्व होता है, कोई मैसेज देता है ऊपर वाला। लेकिन मैक्सिमम सनातनी क्या कर रहे हैं, पैदा लेने से होके और जब वो मृत्यु तक जाते हैं तो वो सही बताऊं तो अपने लिए भी नहीं जी पाते। जो बहुत, आप इसको अगर बारीकी से सोचेंगे कि जब तो वो 5-6 साल का बच्चा होता है तो तब से वो प्रेशर लेना चालू कर देता है, फिर वो आगे आगे जैसे भी वो बढ़ता चला जाता है तब से प्रेशर में उसकी पूरी जिंदगी होती है। शादी के बाद और प्रेशर, बच्चों के बाद और प्रेशर, फिर वो बड़े होने लगता है। मतलब टोटल आप बारीकी से, अभी आप सभी बुद्धिमान हैं तो आप सोच सकते हैं। और लास्ट में जब यमराज जी के बारी आती है उसको ले जाने के लिए, तो वो दुखी होता है बहुत ज्यादा। वो दुखी इसलिए नहीं होता कि वो जा रहा है, वो दुखी इसलिए होता है कि वो उसने इस जीवन में कुछ भी नहीं किया जी। इसलिए हम सबका कर्तव्य भी है और हम सबकी प्राथमिकता भी है और करना भी चाहिए कि अपने परिवार के, तो यार जानवर भी पालते हैं, वो भी सोचते हैं, जीव जंतु भी पालते हैं अपने परिवार को। तो लेकिन हमें अपने परिवार के साथ साथ इस राष्ट्र के भी लिए काम करना चाहिए, धर्म के लिए भी काम करना चाहिए, ताकि जब यमराज तुम्हारे पास है तो आपको वो दुख ना हो। जब बुढ़ापे में आपकी आत्मा जो है ईश्वर को मिलने वाली हो तो आपको वो दुख ना हो कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। तो समाज के लिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि समाज के लिए कार्य किए, चाहे आप 24 घंटे में से 10 मिनट किए, जो अपनी इच्छा अनुसार हो, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए आप काम जरूर करिए। और मैं कहूंगा कि आप जितना भी हो सके, आप अगर कहीं और किसी प्लेटफॉर्म इससे अच्छा है तो उस पर जुड़ सकते हैं, नो डाउट, लेकिन काम करिए। अब सोने का टाइम नहीं है, अब निकल चुका है। हमारे पुरखों ने कह लीजिए, हमारे बड़ों ने कह लीजिए, वो समय निकाल दिया। अब हम सबको जागना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि भाई हमने लठ लेके या तलवार लेके आगे जाना है, क्योंकि सभी लोग नहीं लड़ सकते। वो तलवार वाले भी अपने आप ही चलेंगे, लठ वाले भी अपने चलेंगे। लेकिन मेरा एक मानना है कि हम हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी बुराई है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं, और ये हमारी आदत पड़ जाती है टांग खींचने की। और ये खिंचाव की, जो खींचने की जो आदत है ना, वो बहुत बुरी पड़ जाती है। तो मैं कहता हूं कि इस जो खींचने की आदत है ना, इसको 100 गुना बढ़ाओ, खींचो, जितना मर्जी खींच सकते हो, लेकिन टांग की जगह हाथ खींच लो भाई जी। टांग छोड़ दो, हाथ खींच लो। बस मैं सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी कोर टीम के मेंबर हैं वो तो सभी लगे हुए हैं बड़ी उत्सुकता से और दिल से और जान से लगे हुए हैं, जी जान से। लेकिन जितने भी भाई आज मेरे को अभी सुन पा रहे हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा
कि अपने राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए जरूर कीजिए, समाज के लिए। अन्यथा आप जिस दिन भी आज से 10 साल, 20 साल, 40, 50 साल जब भी जाएंगे ऊपर ईश्वर के पास, तो आपको दुख बहुत होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। सर माफी चाहूंगा, एक बीच में बोलना पड़ रहा है मुझे बिना अनुमति के। जी जी। सर एक्चुअली अभी क्या है कि हम जहाँ पे सिकंदराबाद में हैं, अभी हमारी आप देख रहे होंगे ये दाढ़ी मैंने नहीं कर पाई है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको जरा बताना चाहूंगा। जी। एक्चुअली मैं अभी यहाँ बायोलॉजिकल एक फार्मा कंपनी है, वहाँ पे काम करने के लिए जाता हूँ, FATSA इंजीनियर। तो यहाँ पर अगर मैं सेविंग करके भी जाना चाहूँ तो सपोज करो कि मैं तिलक लगाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे सब कुछ है, हमने ये अष्टगंध का अपना तिलक रखा हुआ है, हर चीज है, पूजा करने की पूजा करता हूँ। और तिलक लगा के अगर मैं गया किसी दिन, सपोज तिलक लगा लिया, तो मेरे साथ ऐसा बिहेव होता है यहाँ पर सर कि मैं उस चीज को बयान नहीं कर पाता हूँ। इस एरिया में ऐसा है सर, हिंदुओं के साथ है, हमारे सनातन भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है, उस चीज को बयान करना बहुत ही मुश्किल है। तो माफी चाहूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ अपने जो अपना यहाँ का देखा मैंने, यहाँ का कल्चर और यहाँ का लोगों का बात व्यवहार, तो इस एरिया में हम लोगों का रहना बहुत मुश्किल होता है सर। जी। मैं चाहूंगा कुछ इस पे जरूर अमल किया जाए और इसके लिए कुछ जी चीजें हों सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। रविंद्र तोमर जी। भाई बेसिकली मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। योगेश जी और को भी पता है और बाकी 2-3 और सम्मानित कोर टीम को पता है कि मेरा इस टाइम एक कार्य चल रहा है मेवात में। वहां मैं एक इंडस्ट्री बना रहा हूँ और वो वहीं पे है कि जहां पे अभी 4-5-6 महीने दंगा हुआ था। तो आपका क्या नाम है भाई? अभी आप बात बता रहे हो तो मनोज यादव। हाँ, या तो यादव जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। वहां पे हिंदू मुझे नहीं लग रहा 10% भी होंगे, 10-12% से ज्यादा नहीं है। जी बिल्कुल। और वहां पे जब बेसिकली टेंडर आया हमारे पास, तो मेरे पार्टनर बोले यार वहां काम करना है क्या? तो मैंने कहा क्या दिक्कत है वहां काम करने में, हिंदुस्तान का कोना है ना, करेंगे, क्या दिक्कत है। तो मेरी गाड़ी पे ना एक तरफ महाराजा सूरजमल जी का झंडा लगा हुआ है, एक तरफ श्री राम प्रभु जी का, जय श्री राम का झंडा लगा हुआ है। तो कई मित्रों ने कहा यार ये झंडा मत लगा के जा, इसको उतार दे। तो मैंने उनको कहा तो भाई अगर इसको जिस दिन उतारना पड़ गया ना, इस वजह से उस दिन शायद मैं